नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयशक्ति और आज हम लोग का बायो का लेक्चर सेकंड है। कल हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कशन कर चुका था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है और उनके फंक्शन से रिलेटेड जितने भी पैटर्न थे, उन सबको हम लोग ने डिस्कस किया था। कल हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गिस बॉडी, सेंट्रोसोम वगैरह के अच्छे से डायग्राम के साथ हम लोग ने यूज़ किया था। और एक चीज़ थोड़ा-सा सेंट्रोसोम में ये नोट कर लीजिएगा, सेंट्रोसोम होता है जो ये फंक्शन हो गया बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे डॉट जैसा रहता है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है? और इसका वर्क होता है सेल डिवीजन का, ठीक है? किस चीज़ में वर्क होता है इसका? सेल डिवीजन ये करता है, ठीक है? एनिमल सेल में ये सेल और प्लांट सेल में सेल डिवीजन का वर्क करता है पोलर कैप, ठीक है? वर्क करता है पोलर कैप्स, ठीक है ना? इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करता है, ये एनिमल सेल में करता है और ये पोलर कैप में करता है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग की कल थोड़ी-सी रह गई थी और कोशिश करेंगे कि आज हम पूरे एनिमल सेल को कवर करें। अगर नहीं होती है तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट सेल और एनिमल सेल पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और जिन बच्चों को डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके अगली सीरीज में मैं दोनों का मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगी हम दोनों का स्टेटमेंट वाइज, पिछले बार में हम लोग ने 10 क्वेश्चन किया था स्टेटमेंट से रिलेटेड। 10 5 एमसीक्यू थे डायरेक्ट और 5 एमसीक्यू थे स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज थे। तो हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को कल किया था। तो आज के सीरीज में हम लोग इन सारे थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे सेल से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्लांट सेल से रिलेटेड एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख लें। कल मैंने साइटोप्लाज्म भी डिस्कस किया हुआ है, लाइसोसोम भी डिस्कस किया हुआ है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये जो है ये जो हमारे खराब पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? जो डेड सेल हो जाते हैं या खराब पार्ट्स हो जाते हैं, उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। ये अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं, लेकिन आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसमें मोस्टली मैंने आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? राइबोसोम भी हमने बता चुका है, कैसे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? ये भी हमने बता चुका है, RES और SER, ठीक है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और इन दोनों का वर्क क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कल अगर जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है वो कल के लेक्चर को अटेंड करें, फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें, बहुत सारे कंफ्यूजन उनको क्लियर हो जाएंगे। सेल वॉल कैसे बनता है, ठीक है? ये भी मैंने कल बताया हुआ है, ठीक है? काइटिन यहाँ हम लिख लेंगे, सेल वॉल किस चीज से बनता है? काइटिन से। काइटिन भी किस चीज से बनता है तो मैंने कल बताया हुआ है, पेप्रिडो। तो आप कल के लेक्चर को प्लीज हमारे नेक्स्ट वीडियो कभी भी आप देखें तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख के ही आए, ताकि आपको और भी आगे के लेक्चर में मजा आएगा। हमारे सारे लेक्चर एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं और समझने में भी बहुत मजा आता है। जैसे आज गोल्गी गोल्गी बॉडीज के बारे में भी मैंने आपको कल के क्लास में डिस्कशन कर चुका है। तो आज हम जो भी डिस्कशन कर चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर को देखें। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ठीक है ना? प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो यहाँ पे कुछ हम लोग फीचर्स एनिमल और प्लांट सेल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग एनिमल सेल के बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? एनिमल सेल के पास जो होता है ये इरेगुलर शेप होता है। एनिमल सेल जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है और उसके सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं, ठीक है? और वही हम बात करें प्लांट सेल का तो वो रेगुलर शेप में होता है। हम इन दोनों को थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं, ठीक है? ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है? तो प्लांट सेल का थोड़ा सा हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है? ये हो गया प्लांट सेल, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक? और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक? और वहीं हम प्लांट सेल की अगर डायग्राम के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा प्लांट सेल का डायग्राम। और
ये ऐसा, ठीक है? और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है? ये छोटा-सा हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा जो हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और इसके जो ये जो होते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल कैसे बना हुआ होता है? अभी हमने आपको कल की क्लास में बताया भी है पूरा डिटेल, ठीक है? ये ग्लूकोज है, ठीक है? सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है ना? सेलुलोज से, और इसी को सेलुलोज को ही हम क्या कहते हैं? काइटिन, ठीक है? एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना? काइटिन, और ये ही जो होता है काइटिन हमारे फंगस के पास अवेलेबल होता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसलिए फंगस हम लोग के प्लांट सेल में काउंट होते हैं, ठीक है? चलिए, तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे आके हम देखते हैं, तो हमने जैसे बताया था एनिमल सेल, एनिमल सेल हम बताए थे, ये इरेगुलर शेप होते हैं। प्लांट सेल रेगुलर शेप होते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग ने डायग्राम में देख चुका है। आउटर लेयर में क्या होता है, इनके सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आउटर सेल में होते हैं, इनके इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है? इनका जो थिक मोटा होता है, और हम लोगों ने इस चीज को हमने ऊपर देख ही चुका कैसे बने होते हैं ग्लूकोज काइटिन इन फंग, ठीक है? और इसकी न्यूक्लियस पोजीशन की बात करें तो ये सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, और इसके न्यूक्लियर की बात करें तो ये नियरली कहाँ होते हैं? पेरिफेरी, ठीक है ना? ये देखिए वोक्युलर साइज के होते हैं, लार्ज साइज होता है, ठीक है, इनका न्यूक्लियस की। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अब्सेंट होते हैं, वोक्युलस अब्सेंट होते हैं किसमें? ये एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं, ठीक? थोड़े से मान के चले तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना? बहुत ही थोड़े होते हैं, नाम मात्रा के बराबर होते हैं, ठीक है? लेकिन ये अगर लार्ज साइज में बात करें और परमानेंटली बात करें तो ये हमारे प्लांट सेल में होते हैं। इसका वर्क हम आपको बता ही चुके हैं। कोई भी डेड सेल होते हैं, ठीक है? डेड सेल को ये पैक करते हैं, हटाते हैं, ठीक है? सॉरी, थोड़ा-सा, ठीक है? ये इनका वर्क जो होता है, ये डेड सेल को हटाने का काम करते हैं, ठीक है? आगे अगर कि हम बात करें सेंट्रोसोम की, ठीक है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, और इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में पूछ देते हैं एनिमल सेंट्रोसोम। ये पहले तो ये क्लियर है ना सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर, देखिए अगर जो बच्चे पिछले पीछे का लेक्चर नहीं कर रहे हैं, भाई उनको बहुत दिक्कत होने वाला है। मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के डॉट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, और इसका क्या वर्क होता है? सेल डिवीजन का काम होता है, ठीक है? ये जो भी बच्चे, अब मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा, जो भी बच्चे अगर अपना लेक्चर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर लेक्चर देख रहे हैं, तो उन्हें पूछना ही नहीं पड़ेगा कि सेंट्रोसोम क्या है, वोल्कस क्या है, गोल्गिस बॉडीज क्या है। हाँ, इसे मैं आज आज के लेक्चर में इसे मैं आज बताऊंगा, इसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया है, ठीक है? तो ये सब मुझे बार बार डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे कि भाई ये इसका क्या वर्क है, ठीक है? तो बस ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रोसोम ये एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, और एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन का वर्क कौन करता है भाई? तो ये पोलर कैप करता है, ठीक है? मैंने आपको ऊपर में ही बताया था, ठीक है? और ये प्रेजेंट, ठीक है ना, सेल डिवीजन से रिलेटेड ये वर्क करता है, पोलर कैप प्लांट सेल में। अब आते हैं गोल्गिस बॉडी के बारे में, मैंने कल के दिन डिस्कशन किया था, ठीक है? इसके ये कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इतना ध्यान देना है, ठीक है ना? ये, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉलर स्कैटर के तौर पे, ठीक है? जो जिसकी ये डाइसाइकोटो साइटोसोम जो है, डाइसाइटोसोम, ये बहुत स्मॉल यूनिट माना जाता है, ठीक है ना? डाइसाइटोसोम ये स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा लार्ज साइज में होते हैं गोल्गिस बॉडी, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये डाइसाइटोसोम इसमें स्मॉल यूनिट में होता है, ठीक है ना? ये अब आ जाते हैं हम लोग प्लेस्टिसाइड में, ठीक है ना? प्लेस्टिसाइड ये मुख्यतः प्लांट में पाए जाते हैं, इसी के कारण ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में, इसके बारे में डिटेल हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये इसी के कारण हमारा जो कलर होता है, कलर का बनना, हर चीज का जो होता है, अ, आप देखेंगे कि टमाटर का लाल रंग हो गया, प्याज में थोड़ी सी मैरून कलर आ गई, अब बैंगनी में कैसे ब्लू कलर आ रहे हैं,
ये हम लोग सारा का सारा इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 तरह के ये हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से याद रखिए, ये किसमें होते हैं, ग्रीन प्लांट में मुख्यतः होते हैं। और इनकी जो होती है ना बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हम लोगों ने ऊपर में डायग्राम देख चुका है। और ये पिगमेंट को कंटेंट करते हैं। क्या करते हैं, ये पिगमेंट को कंटेंट करते हैं, इसलिए ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अब हम धीरे-धीरे क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे, क्रोमोप्लास्ट को समझेंगे और ल्यूकोप्लास्ट को समझेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा देख के समझेंगे। हमारा ये प्लांट हो गया। प्लांट में पत्तियों में ये हम हमको दिखाना चाह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। ठीक, कैसे क्लोरोफिल वर्क करता है, कैसे क्लोरोप्लास्ट अपना वर्क करना स्टार्ट होता है। और यहाँ आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये आ जाता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। तो थोड़ा सा हम लोग एक-एक करके थोड़ा सा देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पेस्टिसाइड आर डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये पूछता है एग्जाम में डबल मेम्ब्रेन किसके होते थे, इस पेस्टिसाइड के डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं ऑर्गेनल से, ठीक है। ऑप्टेन कंटेंट 3 पार्ट्स मैंने इसको डिस्कशन कर ही चुका है, ये 3 पार्ट में होते हैं। तो पहला हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें मुख्य तरह से, तो ये इट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो किचन, अगर हम कहें ना, पत्ते जो होते हैं उसी को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, जो पत्ते होते हैं, ठीक है। ये मुझे डायग्राम अच्छे से बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये पत्ते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, लीफ, ठीक है ना। और इसकी ये जो होता है ना, खुद का ये और अपना डीएनए रखता है, ठीक है ना। जिसके कारण हमारा फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। तो दो द ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू द क्लोरोफिल इफ इट्स मिस देन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो क्लोरोफिल के कारण ही हमारा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट बोला, ग्रीन कलर मानेंगे, इसमें डीएनए होता है, डीएनए वर्क करता है। हमारा जो पत्ती होता है उसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहेंगे, ठीक है। किचन ऑफ प्लांट सेल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। और किचन ऑफ प्लांट, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होइएगा। किचन ऑफ प्लांट अगर पूछेगा तो हम पत्ते को मारेंगे, और किचन ऑफ प्लांट सेल पूछेगा तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट मारेंगे, ठीक है। और ये इसके फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ये कैसे होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम ये दोनों को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा थैलोकाइड, ग्रेनम, स्ट्रोमैक्स का डायग्राम थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है। डायग्राम कहाँ बना दूँ, यहीं पे बना देता हूँ, आप अच्छे से एक बार समझो इसे, ठीक है। ये हमारा बन रहा है, और थोड़ा सा हम इसे इसे थोड़ा सा, मेरी डायग्राम वीक है भाई, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इसमें ना छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, ये ये तीन तीन तरह से होते हैं भाई। छोटे से एक ऐसे लग गए, फिर इससे दो आएंगे, इसको लेमिना कहते हैं, ठीक है ना। ये दो आएंगे लेमिना, फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे डायग्राम बने रहेंगे, तीन, ये लेमिना हो गए। फिर ये दोनों ऐसे डंडी गई यहाँ पे, फिर तीन यहाँ बने रहेंगे, ठीक, लेमिना। अच्छा, तो इसको जो ये बन रही है ना, ये स्केलेटन टाइप, इसी को कहते हैं हम लोग थैलोकाइड, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में पूछा है थैलोकाइड के बारे में, ठीक है। थैलोकाइड्स ये हो गए, ठीक है। इसके ये फ्लैट होता है, ठीक है ना। ये फ्लैट जो मैं बना रहा हूँ ना, फ्लैट लाइक सेक लाइक अ स्ट्रक्चर स्टेक टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है तो भाई ठीक ही है, मेरे डायग्राम उतने सही नहीं बन पाते हैं मेरे से, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा, एक और डंडी चढ़ेगी, ठीक है। और सेम ऊपर वाला ऐसे ही यहाँ भी आ जाएंगे, और सेम ये
हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे थैलोकाइड, ठीक है, इसको थैलोकाइड कहते हैं। जो कि थैलोकाइड किस में वर्क करेगा, इसे ध्यान दीजिएगा, ये लाइट रिएक्शन में वर्क करता है, ठीक है ना, ये लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट रिएक्शन होता है, ठीक, थैलोकाइड में पूछा भी है। और इसको कहते हैं ग्रेनम। ये जो पूरा पूरा अगर हम बात करें, ये इस पूरे हिस्से की, इस पूरे हिस्से की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम, ग्रेनम, ठीक है। ये स्टेक लाइक एकदम थैलोकाइड, और ये भी लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को हिलमैन रिएक्शन भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हिलमैन रिएक्शन टेक प्लेस। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ये फ्लूइडिक, अब पत्ते को तोड़ते नहीं है, अब तोड़ेंगे ना तो देखेंगे उसमें फ्लूइडिक भरा हुआ रहता है, ठीक है, चिपचिपा जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। वो क्या रहता है, वो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ही रहते हैं, ठीक है ना, आप स्ट्रोमा कहो या मैट्रिक्स कहो, ठीक है ना। फ्लूइडिक फील्ड स्पेस, जो भी ये खाली जगह भरे हुए हैं, इसमें क्या भरे हुए रहते हैं, तो वही स्ट्रोमा, ठीक है ना, जो भी ये, अरे भाई ये स्पेस बच रहे हैं ना ये सब, ठीक है, तो इसमें जो स्पेस बच रहे हैं, इसमें क्या भरे रहेंगे, स्ट्रोमा। तो ये सब चीज क्लियर हुआ, ग्रेनम किसे कहेंगे, थैलोकाइड किसे कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। और यही एक स्ट्रोमा ही जो है वो डार्क रिएक्शन में ऑकर करता है, ठीक है, ठीक। और अगर हम मेटल की बात करें तो ये मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जो ये कोर मेटल है, जो कि ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल के टाइम में वर्क करता है। तो ये एग्जाम में पूछता है क्लोरोफिल के टाइम में कौन से मेटल का इस्तेमाल होता है, तो हम इसे मैग्नीशियम मारेंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम मेटल आल्सो फाइंड इन क्लोरोप्लास्ट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे अगर हो सके तो आप लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम मेटल आल्सो फाउंड, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम लोग ने अभी ऊपर में ये लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन जो है उसको हिलमैन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें लाइट रिएक्शन हम बताए हैं कि जो हाँ, लाइट रिएक्शन हिलमैन रिएक्शन मैंने आपको बता चुका। और डार्क रिएक्शन में फिक्सेशन ऑफ, ये जो डार्क रिएक्शन हो गया, इसमें क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा, ठीक है, CO2 होगा। और इसमें क्या करता है, ये ही जो होता है ना, फूड को, मेकिंग ऑफ फूड, ग्लूकोज जो हमारा बनता है वो डार्क रिएक्शन से ही बनता है, जो कि हमारा CO2 को सर्कुलेट करता है, फिक्स करता है, जिसके कारण हमारा खाना वगैरह जो भी बनना तैयार होता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम फाउंड इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्योंकि DNA फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रोमोसोम में स्ट्रोमा, आपको हमने स्ट्रोमा के बारे में बताया है कि स्ट्रोमा में ही जो होता है वो स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन होता है, जिसमें मैग्नीशियम मेटल आल्सो फाउंड, इसमें क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ओहो यार यहाँ पे, हाँ यहाँ देखते हैं क्लोरोफिल, जेथ्रोफाइल, ठीक है, जेरोफाइल, और कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन, ये सब जितने हैं, ये सब पाए जाते हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये डार्क रिएक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे डार्क रिएक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिलमैन रिएक्शन आपका क्लियर है। थोड़ा सा मैं आपको डार्क रिएक्शन इसका समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये पहले तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये क्या करता है, फिक्सेशन करता है किस चीज का, CO2 का, ठीक है ना। ये किस चीज का करेगा, एक मिनट में यहाँ से लेता हूँ, ये किस चीज का करता है, CO2 का क्या करता है, फिक्सेशन। हर चीज ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आप सिर्फ एक बार इसे समझने का काम करें, ठीक है ना।
तो ये कैसे करेगा, यहाँ पे हो गया कार्बन C3, ये साइकिल चलेगा और यहाँ पे चलेगा C4 साइकिल, ठीक है। तो C4 का वर्क होता है, ये फूड प्रिपेयर करेगा मोनोकोट प्लांट, ठीक है ना। अच्छा, ये पहले अब मैं आगे भी बताऊंगा ना, तो इनकी मैं प्लांट के जड़ों के बारे में बताऊंगा कि ऐसे जो प्लांट आते हैं और जिसमें ये फुसफुस जैसे नहीं होते हैं, गेहूं के पौधों के देखिएगा आप निकालोगे थोड़े से रहते हैं, ठीक है। वो मोनोकोट प्लांट इसमें हो गए, ठीक है ना। फूड प्रिपेयर कैसे करेगा ये मोनोकोट, इसमें मैंने शायद लिखा भी हुआ होगा, ये देखिए मैंने इसमें आपको फूड प्रिपेयर मैंने आपको लिखा भी हुआ है मोनोकोट प्लांट, ठीक है। और C3 में अगर हम बात करें, ये डाइकोट प्लांट, ठीक है, जैसे मैंगो। अब इनकी जो जड़ें रहती है पेड़ों की, ठीक है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें इसमें क्या अंतर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें मैंगो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है रेस्पिरेशन की बात करें, तो इसकी जो होती है रेस्पिरेशन C3 की, वो नाइट टाइम में होता है और एग्जिट करता है CO2, ठीक है ना। ये C3 की अगर हम बात करें तो ये CO2 नाइट टाइम में एग्जिट करता है, ठीक है ना। और CO2 एक्सेप्टर, चलिए तो अब हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। कोई भी अगर डार्क रिएक्शन से, हिलमैन रिएक्शन से, अभी तक जितने मैंने ऊपर में आपको, ऊपर में जो भी हम लोगों ने ऊपर में यहाँ से पढ़ा, जो भी प्लांट, ये सब जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कोई भी डिस्कशन हो आप बेझिझक मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, सर मेरे को यहाँ दिक्कत आ रहा है, आप इस चीज को फिर से क्लियर करो, मैं फिर से उस चीज को क्लियर करूंगा। लेकिन आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब इसमें एक ही चीज याद रखो यार, ग्रीन चीज को छोड़ के, ठीक है ना, एक्सेप्ट ग्रीन कलर एंड अट्रैक्टिव कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सारे कलर को ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें एग्जांपल दे दिया है, लाइकोपेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो टमाटर में भाई ये हमारा लिखे होंगे, ठीक है ना। लाइकोपेन कहाँ होगा, ये याद रखिएगा, यही एग्जाम में देते हैं लाइकोपेन, ठीक है। बेटलिन, ठीक है, जिसको ये कहा बीट रूट चुकंदर का, ठीक है ना। ये देखिए एंथ्रोसाइनिन, ये के ब्रिंजल का होता है। कैरोटीन, ठीक है, कलर ऑफ द कैरोट। और जेंथ्रोफिल, ये येलोइश कलर का होता है। तो ये याद रखिएगा, कलर में अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, और कलर की बात करें तो क्रोमो आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट। और अब देखो, एक तो हम लोग हरा कलर पढ़ा, एक सारे कलर इसमें आ गए, अब एक जो आएंगे ना ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब ये हो जाते हैं कलरलेस प्लांट, ठीक है ना। कलरलेस, ये क्या करता है, स्टोर ऑफ द फूड मटेरियल, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोर ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक। और इसके जो सब, अगर हम कुछ कुछ अगर हम बात करें, सब क्लासिफाई करें, तो ये अमीलो अमाइलोप्लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। ईओप्लास्ट आ जाएंगे, एक प्रोटीनोप्लास्ट आ जाएगा। तो इन चीज को देखेंगे, एमिलोप्लास्ट में क्या आ जाएंगे, तो इसमें जो भी स्टार्च वाले जो भी मतलब पेड़ पौधे रहते हैं ना, अमाइलोप्लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट में आ जाएंगे स्टार्च वाले। अब स्टार्च वाले कैसे हो गए, तो राइस, पोटैटो, ये सब में स्टार्च होते हैं भाई, व्हीट, ठीक है। और जो इसमें आ जाएंगे सारे तेल वाले पदार्थ, ठीक है। जैसे हम सरसों की बात करें, ठीक, तीसी की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, जो भी है, जो भी फल मतलब तेल देने वाले, जो भी, अब बादाम भी यहाँ हो सकता है भाई, ग्राउंड नट, ठीक है ना। तो जो भी तेल देने वाले मतलब पेड़ पौधे आ जाते हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और हम बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट, जिसमें भी हम लोग को प्रोटीन हो, स्टोर ऑफ प्रोटीन। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को आप एक बार अच्छे से एक बार भी देख लो ना, तो कोई हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा हमें बताने की जरूरत, एक बार मैंने आपको बता दिया, आप एक इस चीज को बस एक नजर देख लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएंगे, प्रोटीन से रिलेटेड सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने दाल डाल दिया है। अब हम लोग, हमने कल पढ़ा था सेल, अब हम आ गए टिश्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल से बनते हैं टिश्यू, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, नंबर ऑफ सेल से बनेंगे टिश्यू। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं टिश्यू को, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, जो मैंने कल पढ़ाया था। और आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। स्टडी ऑफ सेल
क्या होता है, इसे आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा अब पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिएगा, कितने तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ ये आ गया मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका है। ये आ गया नर्व टिश्यू, ठीक। ये आ गया कनेक्टिव टिश्यू। भाई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, सारा धीरे धीरे डिटेल बढ़ाएंगे आपको। और यहाँ आ जाएगा एपिथेलियम, ठीक है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू आ जाएंगे। तो ये सारा मैं डिस्कशन करूंगा, आप थोड़ा सा भी नर्वस ना हो, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एपिथेलियम एक तरह से समझिए कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो भी हम लोग को मतलब चोट लगने पे बचता है, या हम लोग के जैसे गाल के अंदर जो भी होते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्किन से रिलेटेड है। और हम लोग को जो भी है, अब मान लीजिए एचसीएल हमारे लीवर के अंदर गिरता है, तो वो कैसे, मतलब हमारा कोई तो स्किन होगा जो हमें सेव कर रहा है, कैसे वर्क होता है। तो सारे कैसे-कैसे हम लोग के पार्ट्स के स्किन है, किडनी के कौन से स्किन है, स्टोमक के कौन से स्किन है, सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर हो जाता है, टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे, सेल का नहीं। तो ये प्रोटेक्टिंग टिश्यू, ये लेयरिंग टिश्यू हो जाते हैं, जो कि कवर करते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस, बॉडी सरफेस को, ठीक है। तो सर्कस एपिथेलियम, ठीक है ना, प्रिवेंटिव एपिथेलियम भी इसको कहते हैं और ये भी कहते हैं। ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। प्रिवेंटिव एपिथेलियम के अंदर ये आते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंटिव एपिथेलियम 4 तरह के होते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 तरह के एपिथेलियम में होते हैं प्रिवेंटिव एपिथेलियम। तो पहला आ जाता है सेक्मोस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये थीन लेयर होता है, ठीक है, सिंगल फैट लेयर सेल होते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारा गाल है ना, गाल के अंदर जो आप देखेंगे चिक सलाइवा, जहाँ से लार बनता है, हमारे चिक, अगर लार ग्रंथि देखें तो 3 तरह के होते हैं ना लार ग्रंथि। एक हमारे जबड़े के नीचे से आता है, और एक श्रिंक स्नेप वाले बोला जाता है, जो हम लोग ने अपने टंग को ऊपर करते हैं। एक चिक चिक के पास से निकलता है, जो तो हम लोग के जो गाल के अंदर के बने होते हैं, वो इसी से बने होते हैं, ठीक है। इसी एपिथेलियम से बने होते हैं। जो हमारे जीभ जीभ जो बने हुए हैं, वो इसी एपिथेलियम से बने हुए हैं, ठीक। जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े फूलते हैं, पर आप अगर आप डायग्राम देखोगे, तो हमारे जो लंग्स आ जाते हैं, लंग्स, तो लंग्स के पास हमारे जो फेफड़े फूलते हैं, जिसको एलोवियोल कहते हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये फूलते पचकते हैं, ये भी उसी से बने हैं भाई, ठीक है ना। तो ये इससे हो गए एपिथेलियम से। और एक जर्मिनल एपिथेलियम, ये किसे कहते हैं, इसका इसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया। इससे क्या क्या बने हुए, टंग बने हुए हैं हमारे, ठीक, टंग बने हुए हैं, और क्या बने हुए, चिक के अंदर के बने हुए हैं, और हम लोग के लंग्स के बने हुए, ये सब इस स्किल्स, इस टिश्यू से बने हुए हैं, ये लेयरिंग ऑफ टिश्यू। और ये प्रिवेंटिंग का हम लोग नाम ही देते हैं, ये सब हम लोग को बचाते हैं, इसीलिए इन सारे टिश्यू को प्रिवेंटिंग हम लोग कहते हैं। अब हम आ जाएंगे जर्मेनियल एपिथेलियम में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना, ठीक है ना, मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक, उनके डेवलपमेंट जो होते हैं ना, डेवलप्ड एज होते हैं। तो हमारे में स्पर्म बनना, मेल मेल में स्पर्म बनने का काम, और फीमेल में ओवम सेल बनने का काम, जिसको ओजिनस जो होते हैं, ओजिनस। तो इस प्रोसेस को, मतलब ये लेयर बनाते हैं, किसके लेयर बनाए हैं, इंटरनल लेयर बनाते हैं। तो ये मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन के जो डेवलपमेंट एज होते हैं, जो स्पर्म बनते हैं और ये बनते हैं, तो ये सेक्सुअल से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा जर्मिनल से, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल के हम लोग के, ये दोनों को स्पर्म और ये ओवम, ये दोनों के जो लेयर होते हैं, ये इसी से बनते हैं, ठीक है। एक आ जाएगा प्लूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसके भी एक्टिविटीज को हम देखेंगे। जो हम लोग का पेट होता है ना, इंस्टाइन और स्टोमक, तो ये इसी से बने होते हैं, इस एपिथेलियम से।
और एक आ जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो जो किडनी के ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारा ग्लैंड होता है, ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे ग्लैंड लाइक सैलिवरी ग्लैंड अभी हमने बताया 3 तरह के होते हैं। ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे भाई, ये का क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे-कैसे है। इसका फुल्ली हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक आ जाता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका अगर हम डायग्राम की बात करना तो ये हम लोग के ना हर एक, अगर हम लोग की ब्लड की भी बात करें तो ब्लड अगर मान लो ऐसे नस में चल रहा है, ठीक है, मैं एक छोटा-सा से चल रहा है, ठीक है, तो जो भी ये देखो ये सिल्का टाइप की तरह से हमारे बॉडी से, ये यार इसको कैसे हम समझाएँ? ये देखो ऐसे-ऐसे समझ में आ रहा है? ये छोटे-छोटे नर्व्स निकले रहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिलिया, ठीक है? तो ये निकले रहते हैं, ये अपर रेस्पिरेशन ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? ये फाइबर एक एक थ्रेड फाइबर की तरह से ये दिखाई देते हैं, ठीक है? जो हमारे अपर रेस्पिरेशन पार्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है बनने में। फिर आप देखेंगे कि व्यूब्स में भी इसके इस्तेमाल होते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अब आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम, ट्यूमिनल में, जर्मिनल में और जो भी ऊपर थे वो, ठीक है ना? अब इसमें कोई भी आपको इसमें दिक्कत होगा, ये आपको सब क्लियर हो रहे हैं कि भाई इसके क्या है, ये ये मतलब कौन-कौन से इसके लेयर बने हुए हैं। अब हम आते हैं, एक हमने देखा एनिमल टिश्यू का एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है? अब हम इसी में थोड़ा-सा एक चीज़ हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या-क्या है? ये हमने प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव हमने जो एपिथेलियम स्टार्ट किया, ये पहला हो गया, ठीक है, एपिथेलियम। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? तो बोन, ठीक है, बोन हमारे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है? अगर कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड देता है वो भी हम मारेंगे, कार्टिलेज देता है वो भी हम मारेंगे, बहुत हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना? कार्टिलेज देता है, लिगामेंट देता है, बोन बोन देता है, ब्लड देता है, तो ये सब हम लोग मारेंगे आपको कनेक्टिव टिश्यू में। पूछता भी है कनेक्टिव टिश्यू, लिख के 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लड को तो बहुत बार पूछा है, लड़के सोच ही नहीं पाते ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हाँ भाई ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन की अगर बात करें तो बोन हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन अगर हमारे अगर बात करें टोटल बोन हमारे शरीर में कितने हैं, तो 206 हैं, ठीक है। टोटल हमारे शरीर में बोन कितने हैं, 6 हैं, 206 हैं। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हमारी जंघे की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूमर, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी फ्यूमर, ये पहले पूछे जाते थे, अब पूछे नहीं जाते हैं भाई, ये सब आप नॉर्मली एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह से इसे याद रख लो। ये सब मैं एक नॉर्मली डेटा दे रहा हूँ, और कोई ज्यादा इससे पूछेगा नहीं, हमें उम्मीद कम है कि ये पूछेगा। एज अ बस बता रहे हैं, तो बस आप इस चीज को देखो, समझो, ठीक है। तो हम लोग के कितने हो गए, 206, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे छोटी हड्डी की, तो हम लोग की कान की होती है, ये यहाँ पे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं स्टिप्स, ठीक है। ये कान की होती है सबसे छोटी, ये सब एग्जाम में हमें कम उम्मीद है। तो प्रोटीन फाउंड इन बोन कहाँ से होते हैं, हमारे बोन जो है 206 हड्डी, इनको प्रोटीन कहाँ से होते हैं, ये पूछ सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये होते हैं ऑसिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन हम लोग को कहाँ कहाँ से हमारी हड्डियों को मिलता है, ऑसिन से, ठीक। साल्ट साल्ट जो होती है, आप देखोगे ना, अगर चिकन वगैरह खाते हो, थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट नमकीना लगता है, नमकीन लगता है, तो कैस क्यों नमकीन लगता है, तो साल्ट की अगर बात करें, सॉल्ट का कहाँ से आता है हमारे बॉडी में, तो ये आ जाते हैं कैल्शियम, कौन से होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये होते हैं एडल्ट में, ठीक है ना। ये अगर अगर वहां पे न्यू बॉर्न बेबी डाल देना तो उसमें नहीं होगा। अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी में आ जाएंगे कैल्शियम फास्फोट, क्या आ जाएंगे, फास्फेट आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे किसमें, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। और ये आ जाते हैं एडल्ट में, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे किसमें, एडल्ट में। और ये किसमें आ जाएंगे, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बोन बोन से रिलेटेड और भी हम अभी बताएंगे भाई। अब इसकी इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है ना। ये सब इसमें कितने, पंजड़े में कितने पाई जाती हैं, मैं डिटेल इसके बारे में पढ़ूंगा। चेहरे में कितने हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। कितने, 14 होते हैं, 8 होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए आप पहले कितने होते हैं, हम तो उसको डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे, ये बताएंगे। तो ये सब हम आपको बता ही चुके हैं, 206 फ्यूमर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
एज अ एडल्ट हम लिखे ही होंगे सब कुछ, ठीक है, न्यू बॉर्न यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कार्टिलेज को देखते हैं। भाई कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नमक जो होता है ना, साल्ट की अब्सेंस होती है। अगर हड्डी में कार्टिलेज में देखो, बोन में सॉल्ट है, ठीक है ना, बोन में सॉल्ट है, लेकिन अगर कार्टिलेज की बात करें, अच्छा वो मुर्गे के जो लास्ट पार्ट जो होते हैं, ये अपर वाले पार्ट हम लोग जो खाते हैं ना, ये आप इसमें देखना नमक आपको ऐसा नहीं फील आएगा, लेकिन हाँ ये जैसे कुरकुरा टाइप का रहता है, एकदम लचीला, ठीक है ना। और हम लोग अगर बात करें तो अपने हम लोग का जो ये फूड पाइप जो होता है ऐसे आते हैं, ये इसमें भी रिंकलिंग जैसे जो बने रहते हैं कार्टिलेज की तरह, ये यही होते हैं कार्टिलेज। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, ये एकदम फ्लेक्सिबल टाइप के रहेंगे, ठीक है, यही होते हैं कार्टिलेज, होते हैं एकदम फ्लेक्सिबल। इसको हम लोग कहेंगे कि सी सी शेप की तरह है ये, ठीक है ना, सी शेप, ठीक है। अरे यार ये क्या हो जाता है। ओहो, चलिए ठीक है, देखिए, ठीक है ना, कार्टिलेज तो ये सपोर्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। अगर ये हमारे डैमेज होने लगते हैं तो हमें इंजरी होने लगती है, ठीक है। बोन एक्सपोजर एक्सपोजर ये होता है। इसकी बात करें, ये क्या क्या करता है, तो ये हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और इसी कार्टिलेज से, ये जो कार्टिलेज है इससे क्या क्या बना हुआ है, तो नोज बना हुआ है, ईयर बना हुआ है। हम लोग की बैक बोन भी अगर हम बात करें, ठीक है, बैकबोन की अगर बात करें तो वो भी हमारे कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, कार्टिलेज, ठीक है। बैकबोन में अगर हम बचपन में बात करें तो बचपन में हमारे 33 हड्डी होते हैं एज अ चाइल्ड में, ठीक है। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो 26 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है, 26 हड्डियां एडल्ट में हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। भाई जुड़ जाती हैं हड्डियां वो, ठीक है ना। ठीक, तो अब कार्टिलेज में हमें नहीं लगता कि दिक्कत होगा। जो हमारी नाक भी बनी है ना, नाक, ये कार्टिलेज, जो भी फ्लेक्सिबल चीज आपको दिख रहा है ना भाई, वो मतलब कार्टिलेज की बनी रहती है। जैसे कि अगर हम नाक की बात कर ले, अपने कान की बात कर ले, बैकबोन की बात कर ले, तो ये सब जो होती हैं ये हमारे कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। और कार्टिलेज में कॉन्डिनोर, ठीक है ना, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन कार्टिलेज में फाउंड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखे हैं भाई, देखो प्रोटीन कौन सी फाउंड होती है, कॉन्ड्रीन, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी मेंशन है, एडल्ट में हमारी 26 हो जाती है, ठीक है ना। 33 हम लोग के वर्टिब्रेट्स बोन होते हैं, ठीक है। ये भी हम बताएंगे आपको वर्टिब्रेट बर्ड्स कौन होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, स्पाइनल, मैं आपको डिटेल ये बताऊंगा भाई। एक बार पढ़ लोगे ना, ये आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि कभी हाँ भाई इस तरह की दिक्कत होते हैं। एग्जाम हॉल में अपने आप डायग्राम के थ्रू आपको याद आने लेंगे, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट ये तो मसल्स हो जाते हैं। इसकी डायग्राम मैंने डाला है कि नहीं। और लिगामेंट भाई जो होते हैं ना, जो रुको ना डायग्राम देखो तो तुमको समझ में आएगा। ये जो है ना मसल्स, अगर ये टूट जाते हैं ना भाई, तो भाई ऑपरेशन कराना पड़ता है। लिगामेंट लिगामेंट फिर रिकवर अपने से नहीं हो पाता ये। इसकी जैसे आप ऑपरेशन कराओगे, मान लो लिगामेंट ऐसे टूट गया, दो लिगामेंट मतलब एक लिगामेंट था हमारा टूट गया, ये ऑपरेशन के थ्रू स्ट्रेचेस से हमें जोड़े जाएंगे। और हमारा खुद का यहाँ से थोड़ा सा निकाल कर नर्व्स और यहीं पे लगाया जाता है। उसके बाद इससे मसल्स रिकवरी होते हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं, मसल्स की रिकवरी होती है, ठीक है। और ये हमारा टेंडोन, अगर हम बात करें तो टेंडोन क्या करता है, तो ये हमारा कनेक्ट रखता है, ठीक है ना, दे कनेक्ट करता है हमारा बोन टू बोन, हड्डी हड्डी को किससे, कहाँ किससे कनेक्ट करता है, तो मसल से, ठीक है ना, मसल से हमारा कनेक्ट रखता है। इस ये इसी को कहते हैं हम लोग टेंडोन। लिगामेंट का वर्क है, अगर लिगामेंट टूट जाएगा भाई आप चल नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत करता है ये, मतलब। और ओल्ड एज में ये ना धीरे धीरे ना मतलब नहीं होता है, एक्सपेंड कर जाना, ढीला हो जाना। अगर ये ढीला हो गया ना आपका लिगामेंट, बहुत लोग का बाइक एक्सीडेंट में ना बीच वाला लिगामेंट टूट जाता है। अगर आपका लिगामेंट टूट गया, आप अच्छे से चल नहीं पाओगे हमेशा, बहुत दिक्कत होता है। एथलीट्स लोग को तो नॉर्मली टूट जाता है रनिंग वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू थोड़ा सा हम देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारे हमको ना चोट लगने से बचाता है, हमारे बहुत जगह एरिया में होता है।
तो इसे हम लोग फैट मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फैट मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, फैट मटेरियल भी कहते हैं। और ये जो है बनता कैसे है, तो ये बनता है एडिपोज कैसे बनेगा, तो ये बनता है एडिपोसाइट से ये बनता है एडिपोज, ठीक है ना। ये कैसे होता है, ये कहाँ पाया जाता है, एडिपोज सेल फाउंड हियर, ठीक है ना। तो एडिपोसाइट ये बनता उससे है और इसी के अंदर ये सेल पाए जाते हैं जिससे वो बनता है, ठीक है ना। मैंने ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसी को स्टोर फिटिल कहते हैं और इसी को आप इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है ना। हम लोग को जब जाड़े में ठंडी भी लगती है ना, यही बचाता है भाई, ऊपर का थर्मल रहता है। और रनिंग वगैरह करते हैं तो ये हल्का हल्का पिघलना स्टार्ट होता है जिसके कारण हमारे बॉडी में एनर्जी जाती है, ये एनर्जी के तौर पे वर्क कराना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए एडिपोज आता है, ठीक है। तो आप एक इस वर्ड को ध्यान रखिए और उसके बाद बस फैट स्टोर से रिलेटेड आप ध्यान रखिए, फैट स्टोर आता है मारिए निकलिए आगे, ठीक है। और इसे बात करें तो ये आ जाता है एरोलल टिश्यू, ठीक है। एरियोल टिश्यू ये क्या करते हैं, लूज कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसका वर्क क्या है, सिर्फ ये हमारे कनेक्ट रखता है मसल से हमारे स्किन को, ठीक है। आप जब चिकन काटते हो ना तो वो देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर का थोड़ा सा रहता है स्किन, चिकन में व्हाइट कलर का स्किन नहीं रहता है, तो ये वही रहता है, ठीक है ना। ये वही टिश्यू रहता है, देखिए अब यहाँ डायग्राम भी डाला हुआ है। ये क्या करता है, ये ना मसल्स को स्किन से कनेक्ट रखता है। जब भी हमारा छिलाता है तो व्हाइट कलर का आप देखते हो, तो ये बस ये इसका वही वर्क है कि हमारे मसल्स को कनेक्ट रखो भाई स्किन स्किन के साथ, ठीक है। ये भी एक तरह का हमारा सेफ्टी में ही आता है, ठीक है। ब्लड टिश्यू आपको हमने बताया था कि भाई ब्लड टिश्यू को आप ध्यान में रखो, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े, टेंडोन पढ़े, एडिपोज पढ़े या कार्टिलेज पढ़े, बोन्स पढ़े, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। और ये ब्लड भी हमारे आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में। तो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, हम ये सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आरबीसी कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, डब्ल्यूबीसी कैसे बनता है, कितने दिन की इनकी लाइफ होती है, प्लेटलेट्स में कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट कितना होता है, वाटर कितना होता है, प्लेटलेट्स बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग स्पेशल इसके लिए हम एक लेक्चर रखेंगे ब्लड, ठीक है ना। ब्लड से रिलेटेड उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज का लेक्चर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग का बच गया, इसमें हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू को कवर किया, उसके बाद हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया। अब हम लोग की 2 एनिमल सेल की कंप्लीट हो गई, हम लोग की 4 बची थी एनिमल सेल में। अगर हम एनिमल सेल की डायग्राम देखें तो हमने कनेक्टिव कवर किया, एपिथेलियम कवर किया। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मसल्स और नर्व टिश्यू खत्म करने के बाद हम लोग कवर कर लेंगे प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू भी उसी में खत्म हो जाएगा भाई। और इसके बाद कल के लेक्चर के बाद आप एनिमल, प्लांट, टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उसे लगाओ, प्रीवियस ईयर निकालो, आप लगाओ, लगेंगे, अब लगेंगे, ठीक है ना। और कल के भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उससे आप देखें। और कल जो लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल को कवर किया है, उसी में इसके भी ये भी आ जाएंगे, मतलब इसके एमसीक्यू, और सारे के सारे मोस्टली 5 हम रखते हैं एमसीक्यू, डायरेक्टली आप मारो, ठीक है। 5 एमसीक्यू हम आपको देंगे, 5 नहीं, चलिए आपको 10 कर देते हैं। 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लेक्चर लंबे हो जाते हैं उससे। 10 एमसीक्यू आपको हम देंगे स्टेटमेंट, जो अभी के एग्जाम के हिसाब से पैटर्न चल रहा है, और मारिए आप इसे और अपना रिव्यू बताइए कैसा रहता है। और आई होपफुल जिसको भी इस लेक्चर से अच्छा लगा हो, अच्छे मतलब लग रहे हैं, आप उसे लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि सच में ये लेक्चर से हम लर्न कर रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर भी करें जिनको ये ज़रूरत हो लेक्चर की, ठीक है। थैंक यू सो मच।